ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, ये 5 तरीके के मोड को समझ लिया था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। देखो, किरचॉफ्स ने एक बड़ी बात कही थी। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है कौन है? किरचॉफ्स, किरचॉफ्स बाबा, किरचॉफ्स लॉ। देखो, ये किरचॉफ्स यहाँ भी मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन में भी मिलेंगे, बट यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जितने भी गुड एब्जॉर्बर होते हैं ना, वो उतने ही गुड एमिटर भी होते हैं। मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर्स। ठीक है, यानी एब्जॉर्बर मतलब क्या? जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और इमिटर मतलब क्या? जो हीट को इमिट करता है। जैसे जैसे यहाँ अगर मैं गैस जला दूं, ठीक है, गैस यहाँ से निकलेगा हीट, और मैं यहाँ पर लोहा रखूं, ये लोहा क्या करेगा? हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा कि नहीं? और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जितने भी गुड एब्जॉर्बर हैं, यानी अगर ये जितना तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही तेजी से ये ठंडा भी होगा। मतलब ठंडा कैसे होगा? ये अपना हीट बाहर रिलीज कर देगा एनवायरमेंट में और ठंडा हो जाएगा। तो अगर किसी मेटल को गर्म होने में, मान लेते हैं कि 1 मिनट में वो गर्म हो रहा है, तो वो 1 मिनट के अंदर ठंडा भी हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर फास्ट हीटर और फास्ट कूलर, है ना? मेटल्स मेटल्स क्या होंगे? फास्ट हीट होंगे, फास्ट हीट होंगे और फास्ट कूल होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन लिक्विड में ये नहीं चलता है। लिक्विड में अगर हम देखें कि पानी है, पानी क्या गैस पर रखते ही तुरंत गर्म हो जाता है? नहीं, पानी धीरे 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 गर्म होता है और फिर वो धीरे 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 ठंडा होता है। इसीलिए देखा जाता है कि जितने भी शहर समुद्र के किनारे होते हैं, वहां पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न बहुत ज्यादा ठंडी। क्यों? क्योंकि जब दिन होता है गर्मी के टाइम पीरियड में और सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो समुंदर होता है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ होता है, और 2 बजे 3 बजे तक धीरे धीरे वो पूरी तरीके से गर्म होने वाला ही रहता है कि तब तक शाम ढलने लगती है। और समुद्र की तरफ से हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं किनारे की ओर चलती रहती हैं, तो वो हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं? हीट को भी लाती हैं। तो जैसे ही सुबह ऐसा होता है कि समुद्र बहुत गर्म होने वाला रहेगा और पानी गर्म होकर के अपने पीक पर आने वाला रहेगा, तब से क्यों ठंडा होने का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो अब देखो, दिन में गर्म पानी क्या हो गया है? ठंडा हो चुका है। अब रात के समय जो हवाएं रहेंगी वो अब उसी गर्मी को किनारे की तरफ लेकर के आएंगी। तो रात में हम देखेंगे कि जो शहर हो गए समुद्र के किनारे वाला, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, वो थोड़ा मेंटेन ही रहेगा। समझ में आया? ओके, और वही अब जैसे रात में जैसे पानी ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होते 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 एक वक्त आएगा कि वो अब बहुत ज्यादा ठंडा होने लगेगा, तब से सुबह हो जाएगी। और जब सुबह हो जाएगी तो सूरज फिर से निकल आएगा और फिर से पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पानी गर्म हो रहा होगा, तब तक वो ठंडे, जो पानी ठंडा हो चुका है उससे हवाएं टकरा टकरा कर ठंडी रहेंगी और दिन भर ठंडा ठंडा हवा देंगी। तो दिन के वक्त अगर हम समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे तो हमें ठंडा ठंडा हवा लगता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड बहुत ज्यादा बहुत तेजी से गर्म नहीं होते हैं और बहुत जल्दी ठंडा नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में
हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता और हीट को इमिट करने की क्षमता का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल्स। और वहीं अगर हम बात करें जैसे कि नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे वुड, लकड़ी। लकड़ी को हम आग लगाते हैं तो क्या तुरंत वो एकदम धक के कोयला हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे पहले उसको घसेंगे, जैसे अगर कुछ नहीं है तो पहले घसेंगे, हीट करेंगे, जलाएंगे। लेकिन एक बार जब लकड़ी जल जाएगी तो क्या वो तुरंत बुझ जाती है क्या? नहीं, है ना? तो यानी हम देख रहे हैं कि लकड़ी जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करने में जितना टाइम लिया उतना ही टाइम ये ले रही है हीट को इमिट करने में। यानी अगर ये लेट से गर्म हुई तो ठंडी भी लेट से होगी। तो हम जो नॉन मेटल्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन किस में आ जाएगा? ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, वो भी नॉन मेटल ही है। और ये क्या कहते हैं, हमारा पानी, पानी तो मेटल में आएगा नहीं, वो भी नॉन मेटल में ही आ जाएगा, है ना? तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो हीट हीट जो है धीरे धीरे होते हैं और ठंडा भी धीरे धीरे होते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ ने क्या कहा, ये बात समझ में आ गई क्या? जितने भी गुड एब्जॉर्वर हैं वो सारे के सारे गुड इमिटर होते हैं, इमिटर होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेना पड़ेगा तो क्या ले सकते हैं? जैसे हम लोग गर्मी होता है तो गर्मी के टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं? काला कपड़ा पहनते हैं या व्हाइट कपड़ा? व्हाइट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं व्हाइट? कि व्हाइट पड़ने वाली हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। छाता रहता है, जो छाता, छाता का कलर जो रहता है वो काला रहता है। क्यों रहता है? ब्लैक क्यों रहता है? देखो, वो जितना तेजी से धूप के हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तेजी से इमिट भी कर देगा। अगर वही व्हाइट रखते हैं तो व्हाइट क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा मतलब मोस्टली इमिट कर देता है। तो अगर व्हाइट के अंदर एक बार हीट ट्रैप हो जाती है ना तो वो जाने में टाइम लगती है। लेकिन काला कलर है, वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का। तो हमें पता है गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड इमिटर्स। तो जितना जल्दी से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी हीट को इमिट भी कर देगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, समझते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी हिंदी में कहते हैं कृष्ण पिंड, कृष्ण पिंड। ठीक है, देखो, कोई भी अगर ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे? 100% एब्जॉर्ब रेडिएशन, या तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जो ऐसी बॉडी जो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। लेकिन दुनिया में अभी भी कोई ऐसी ब्लैक बॉडी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। परफेक्टली मतलब पूरी तरीके से 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन 90, 90%, 95%, 99.9% ऐसे हीट को एब्जॉर्ब करने वाले बॉडी हैं। तो जो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर ले हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का ब्लैक बॉडी है। एक तरीके का ब्लैक बॉडी है। सबसे अधिक अगर रेडिएशन को कोई चीज एब्जॉर्ब करता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है जो बच्चों को लगाया जाता है टीका, काजल। काजल समझे? काजल को क्या कहते हैं? लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, है ना? लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक जो काजल है वो एक तरीके का क्या है? ब्लैक बॉडी है, तरीके का ब्लैक बॉडी। समझ में आया? हाँ, तो ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम ब्लैक बॉडी कहेंगे।
क्या दुनिया में परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। ठीक है? नहीं। चलो अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं कि हीट को हम किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। जैसे जब क्लास स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि हीट और टेम्परेचर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, कैन यू टेल मी? देखो, हमने बात कही थी कि भाई हीट जो होती है एक तरीके की एनर्जी है ना? हीट एनर्जी है। और जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर इस एनर्जी को मेजर करने की एक इकाई है या एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, है ना? एक यूनिट है, एक यूनिट है मेजर करने की। इसको, इस एनर्जी को, इस एनर्जी को तो हमको पता है हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। जैसे वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? एक हमको पता है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है कि नहीं? डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। देखो इंस्ट्रूमेंट तो होता है जिसको हम थर्मामीटर ही कहते हैं, थर्मामीटर। लेकिन अलग अलग किस्म के थर्मामीटर होते हैं, है ना? जैसे कुछ थर्मामीटर होते होंगे जो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते होंगे, कुछ होते होंगे जो फ़ारेनहाइट में मेजर करते होंगे, फ़ारेनहाइट, जाएगी, ठीक है? फ़ारेनहाइट में मेजर करते होंगे। कुछ होते होंगे जो केल्विन में मेजर करते होंगे, केल्विन में मेजर करते होंगे। ये तीनों तो सुना होगा, लेकिन एक और थर्मामीटर होता है जिसे रेमूर कहते हैं, रेमूर, ठीक है? रेमूर थर्मामीटर, रेमूर थर्मामीटर। डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। फ़ारेनहाइट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और रेमूर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आम इंसान जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है, मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो डिग्री वाले या डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है, आम इंसान। डॉक्टर लोग अभी के टाइम पीरियड में फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट, वो लोग केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? केल्विन का, और रेमूर का अब कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? तो थर्मामीटर के अगर मैं प्रकार पूछूं तो 4 हो जाएंगे। कौन-कौन से? एक जो डिग्री सेल्सियस में नापता है, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और रेमूर में, ठीक है? रेमूर में, रेमूर में। अच्छा, कहेगा कि भई ठीक है, तो पहली बार थर्मामीटर किसने बनाया होगा? तो पहली बार थर्मामीटर को बनाया था गैलीलियो ने, ठीक है? लेकिन ये थर्मामीटर बहुत बड़ा था, ठीक है? और इसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो उसके बाद आया फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट ने जो थर्मामीटर बनाया, वो कमर्शियल यूज़ होने लगा। क्लियर हुआ? तो कहेगा कि पहली बार थर्मामीटर को किसने बनाया? तो गैलीलियो ने। लेकिन कहेगा कि फर्स्ट कमर्शियल थर्मामीटर किसने बनाया? फ़ारेनहाइट ने, ठीक है? फर्स्ट कमर्शियल थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया। है क्लियर? अब हम लोग इस थर्मामीटर के अलग-अलग रेंज समझते हैं। जैसे कि डिग्री सेल्सियस वाला है, तो भाई इसका कोई ना कोई रेंज होगा ना कि कहाँ से कहाँ तक नापेगा। फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक नापेगा, केल्विन की क्या रेंज है, इन सब का रेंज समझते हैं, ठीक है? रेंज, रेंज ऑफ थर्मामीटर। देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेमूर। एक होगा मिनिमम रेंज और एक होगा मैक्सिमम रेंज, ठीक है? जो डिग्री सेल्सियस होता है, ये 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। 0 से 100। रेंज याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल उसमें पूछता है एग्जाम में, ठीक है? डिग्री सेल्सियस 0 से 100। फ़ारेनहाइट जो होता है
वो 32 डिग्री से शुरू होकर के 212, 32 से 212, 32 से 212। उसके बाद आता है केल्विन। केल्विन आता है 273 से लेकर के 373, 100 बढ़ा दो इसमें, 273 से 373, 373। और रेमूर होता है 0 से 80, 0 से 80, 0 से 80। मैं क्लियर हुआ? बताओ डिग्री सेल्सियस कहां से कहां तक? 0 से 100। रेमूर 0 से 80। फ़ारेनहाइट 32 से 212। और केल्विन 273 से 373। अब देखो कभी कभी ये ऐसे डायरेक्टली रेंज पूछ लेगा कि बताओ अच्छा रेमूर का रेंज क्या है, नहीं तो कभी कभी इनके बीच में ना रिलेशन पूछता है। ये जो डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेमूर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके रिलेशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, हमें वो फॉर्मूले को सॉल्व करना होगा, तब हमें जाकर के वो क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि जो भी थर्मामीटर है, थर्मोमीटर, उसको जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इजी फॉर्मूला है कि नहीं? क्या है, जो भी थर्मामीटर है वो माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे जैसे अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो डिग्री सेल्सियस की क्या लिखूंगा, C माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है 0 अपॉन मैक्सिमम क्या है 100 माइनस 0, यानी मैं इसको क्या लिख दूंगा C अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, फ़ारेनहाइट का क्या लिखूंगा F माइनस मिनिमम वैल्यू 32 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू 212 माइनस 32। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसको यहाँ से मतलब सॉल्व करके लिख सकता हूँ, जैसे कि F माइनस 32 अपॉन इसको 232 में से 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 190, 11 8 3 11 होता है 180, है ना। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 8 2 10 11, 8 3 11, 1 बचा 180, है ना। हाँ, उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे भाई, तीसरा है हमारा केल्विन, तो केल्विन का के माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है 273 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू 373 माइनस 270। यहाँ क्या लिख सकते हैं के माइनस 273 अपॉन 100 हो जाएगा। और रेमूर का क्या हो जाएगा आर माइनस मिनिमम वैल्यू 0 अपॉन 80 माइनस 0, यानी आर अपॉन। अब कह रहा है कि इन सब में रिलेशन निकालो, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, इन सबको एक दूसरे के इक्वल करके, है ना। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, सबको इक्वल कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। इक्वल करेंगे तो हमें आएगा क्या, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F अपॉन 180 इज इक्वल टू K अरे F माइनस 32 भी तो है, F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस कितना है 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन। ठीक है, ये जो पैटर्न है, ये फॉर्म है, ये डायरेक्टली याद कर लो, या तो ये याद कर लो या ये फॉर्मूला याद रखो और फॉर्मूले के साथ ये वैल्यू याद रखो। अगर ये वैल्यू और फॉर्मूला याद है तो इसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, या तो ये डायरेक्टली याद कर लो C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 80। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि
ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा बड़ा टर्म्स है, इसको ना, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबको ना 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे c अपॉन 100 है, मल्टीप्लाई बाई 20 कर दूं, इसको इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू r अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिससे सारे के सारे कट जाए। तो इसको मैं अगर काटूंगा तो 20 पंजे 100, 9, 5, 4, मुझे कितना मिल गया, c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू r अपॉन 4। ये वैल्यू तो पक्का याद रहनी चाहिए, ऊपर के कुछ याद रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू सीधा सीधा याद रहना चाहिए। c बाई 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू r बाई 4। देखो 5 से शुरू 5 और 5 4 9, ठीक है, 5954 5954। ये नीचे का डिनोमिनेटर याद रखो, ऊपर तो आराम से याद रहेगा कि c बाई 5 f माइनस 32 अपॉन 9, फिर k माइनस 273 अपॉन 5, फिर r बाई 4। 4 बार बोलो फटाफट, ये याद हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब देखो, जब ये चीज पता चल जाएगी, अब यहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि बताओ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन, क्या कहेगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मतलब कि ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट। तो मैं कैसे निकालूंगा, वैसे ही निकालूंगा जब मुझे इनका फॉर्मूला याद रहेगा कि हमको पता है c अपॉन 5 होता है इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 होता है। अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, c और 5 में रिलेशन पूछ रहा है, समझ में आया। हाँ ठीक है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा कैसे सॉल्व करूंगा, अगर इसमें कोई ना कोई वैल्यू दे दे, जैसे तू कह देगा कि इफ, जैसे क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, उसमें कोई नहीं, किसी एक की वैल्यू दे देगा, क्योंकि अगर किसी एक की भी वैल्यू नहीं देगा तो दोनों वेरिएबल रहेंगे, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, है कि नहीं, है ना। सी और ए, या तो कहेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है वो बताओ, या कहेगा 1 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है वो बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये कह लूँ कि लेट c इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1, ठीक है, c इज इक्वल टू 1, अब मैं आसान हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9, मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 इज इक्वल टू f माइनस 32, यानी मैं यहाँ लिखूंगा कि 1.8 प्लस 32 इज इक्वल टू f, और इसको हम जोड़ेंगे तो f इज इक्वल टू लगभग 33 अपॉन 8, ठीक है, 33 अपॉन, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 35.8 फ़ारेनहाइट। समझ में आया क्या, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 33.8 फ़ारेनहाइट। अच्छा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 28। किसने बायो पढ़ाया है तेरे को,
37, हाँ 37। याद रखना, ये तेरे बॉडी का टेम्परेचर, सबके बॉडी का टेम्परेचर यही रहता है 37, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इफ C is equal to 37 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड F, चलो कैलकुलेट करके बताओ। मैं C दे रहा हूं 37 डिग्री सेल्सियस एंड फाइंड F। फ़ारेनहाइट में बताओ, देखो कि क्या ये वैल्यू सही आता है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, कुछ टाइम दे रहा हूँ। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया भाई, 98.6। कैसे सॉल्व कर लिया, सीधा फॉर्मूला रखने का, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। बस C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। वहां ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, 37 मल्टीप्लाई बाई 9/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। क्लियर हुआ। इन सबको अगर हम काटेंगे कूटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 66.6 इज इक्वल टू F माइनस 30। इसको उस साइड ले लेंगे, F इज इक्वल टू 66.6 प्लस 30 ऐड कर दो तो 98.6। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट से मेजर करेंगे तो वो 98 आता है ना। तो आजकल जो कोरोना के लिए वो दिमाग पे ऐसा वो मारते हैं हीट गन, उसमें यही दिखाता है फ़ारेनहाइट वाला, है ना। अगर उसमें 100 हो गया, 102 हो गया, तब समझ लो कि तुम्हारे अंदर बुखार है। हाँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इससे एक और, अब ऐसे ही मतलब कुछ भी रिलेशन दे सकता है कि जैसे कहेगा कि अच्छा बताओ 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होगा। अगर सेल्सियस 1 डिग्री है तो कितने केल्विन होगा, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी अगर रिलेशन पूछा, है कि नहीं। अब एक सवाल इसमें ऐसा आता है, जैसे ना क्वेश्चन कैसे देगा, पहले मैं लिख देता हूँ। कहेगा कि एक रॉन्ग थर्मोमीटर है, क्वेश्चन कहेगा रॉन्ग या बैड, लिखो रॉन्ग, रॉन्ग थर्मोमीटर tells 104 Fahrenheit temperature while correct thermometer tells 45 degree Celsius temperature. Then find wrong value of measurement. Then find wrong value of measurement. कैसे निकालेंगे, बताओ। पहले इसमें हम रिलेशन कौन सा लगाएंगे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। तो मुझे पता है कि भाई C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये हमारा रिलेशन है। पहले आंख बंद करके हम इसको लिखेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ पर मैं C की वैल्यू पुट करूं या F की वैल्यू पुट करूं, क्योंकि मुझे दोनों दिया है, C है और F भी है। तो बताओ किसकी वैल्यू पुट करूं, क्यों C की वैल्यू पुट करूं, क्योंकि वही करेक्ट है। तो मैं यहाँ C की वैल्यू पुट कर दूंगा। जब C की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे F की असली वैल्यू बताएगा, है ना, कि अगर F भी सही होता जो थर्मामीटर है तो वो कितना बताता, और उससे हम कंपेयर कर लेंगे कि अच्छा खराब हो गया था तो कितना बता रहा था, और जितना अगर ज्यादा रहा तो जितना ज्यादा रहा वो हमारी रॉन्ग वैल्यू होगी, और कम रहा तो भी वही हमारी रॉन्ग वैल्यू होगी। हाँ, पहले हम C की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 55/5
इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। इसको काट देंगे, 9 यहाँ से चला जाएगा, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। ठीक है, इज इक्वल टू एफ। तो कितना हो जाएगा ये, 2 1 3 और 8 3 11, यानी 113 इज इक्वल टू एफ। यानी एफ की जो असली वैल्यू है वो 113 है, लेकिन दिया कितना है, 104। 104। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि रॉन्ग वैल्यू कितना हो जाएगा, 113 माइनस 104। यानी वो जो थर्मामीटर था वो हमें 9 डिग्री क्या बताया था, कम बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है ना। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन दूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहा है कि इफ C इज इक्वल टू एफ हो जाए, C इज इक्वल टू एफ हो जाए, तो ये C इज इक्वल टू एफ किस टेम्परेचर पर होगा। मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, C इज इक्वल टू एफ, C विल बी इक्वल टू एफ एट व्हाट टेम्परेचर, C will be equal to F at what temperature। किस टेम्परेचर पर C और F दोनों इक्वल हो जाएंगे, फाइंड करके बताओ। क्या फ़ारेनहाइट, कह रहा है कि C और F इक्वल हो जाएंगे एट व्हाट टेम्परेचर। समझ में आया आप क्वेश्चन। तो मुझे वो टेम्परेचर की वैल्यू बताओ जहां पर C और F की वैल्यू सेम हो जाएगी। मैं पॉज कर रहा हूं और निकालने की कोशिश करो, नहीं आएगा बताता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना आ गया आंसर, -40। मतलब कि -40 फ़ारेनहाइट पर C की वैल्यू F के बराबर होगी। पहले कैसे निकालेंगे, तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब हमको पता है, कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर C और F इक्वल हो जाएंगे। तो मैं चाहे C इक्वल टू F रखूं या F इक्वल टू C रखूं, कोई एक ही बात है। मैं कह देता हूं कि चलो C/5 इज इक्वल टू C माइनस 32/9। मैंने यहाँ पर F की जगह क्या रख दिया, C रख दिया। ठीक है, तो जब C रख देंगे तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9C इज इक्वल टू F C माइनस 32। 9C इज इक्वल टू FC माइनस 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 15 16, 160। 160। ठीक है, अब मैं 9C को इधर मतलब 5C को यहाँ लाऊंगा और इसको यहीं पर रहने दूंगा 160। ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 4C इज इक्वल टू -160। C इज इक्वल टू 4 चौका 16 यानी -40। यानी ये जो -40 है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर मैं C और F दोनों को समान पाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जैसे C इक्वल टू 40 रखूं तो जो F की वैल्यू आएगी वही, अगर मैं F इक्वल टू 40 रखूंगा तो C की वैल्यू भी वही आएगी। क्लियर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये पूछ दे कि एट व्हाट टेम्परेचर, एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको सॉल्व करो उसके बाद इसको सेशन। एट व्हाट टेम्परेचर F इज इक्वल टू 2C, F इज इक्वल टू 2C किस टेम्परेचर पर होगा, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो कौन सा टेम्परेचर आ गया भाई, 160 ना। कैसे आ गया 160, तो हम सीधा सिंपल सेम वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/, कह रहा है कि F इक्वल टू 2C है तो F की जगह 2C रख देते हैं हम और सॉल्व कर देते हैं। C/5 इज इक्वल टू 2C माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9C इज इक्वल टू 5 2C माइनस 32,
9c इज इक्वल टू 5 दूनी 10 10c माइनस और 32 पंजे 5 दूनी 10 5 ते 15 16 160। ठीक है, इसको यहाँ लाएंगे 9c माइनस, काम करते हैं माइनस वाले को उधर नहीं उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये छोटे वाले को उधर ले जाते हैं और नेगेटिव को उधर लाते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 9c इज इक्वल टू 10c माइनस 160, इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 160 पॉजिटिव में और इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10c माइनस 9c, तो हमको मिल जाएगा 160 बराबर c, यानी c 160 डिग्री सेल्सियस पर f की वैल्यू 2c हो जाएगी, यानी f हमें मिल जाएगा 320 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम रेंज याद रखना है और ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5 इज इक्वल टू r/। समझ में आ गया? अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर